नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। संदीप जी, आजकल एक फैशन सा हो गया है खासतौर पर हिंदू समुदाय को गालियां निकालने का। फिल्म मेकर है एक अनुराग कश्यप। आप देखिए किस तरह का पोस्ट किया उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर, और अब माफी मांगते फिर रहे हैं। ये किस तरह की मानसिकता है? देखिए, अभी जो घटनाएं हो रही हैं खास करके बॉलीवुड को, या ये कहें कि हिंदी फिल्म जगत में, हिंदी फिल्म जगत अपने आप को पूरी तरह से 180 डिग्री पलट चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अभिनेता आज से 10 साल पहले सेकुलरिज्म का चोड़ा ओढ़े हुए थे, वो अब अयोध्या में जाकर के सरयू में डुबकी लगा रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं और प्रभु श्री राम जी का बंदन कर रहे हैं। दूसरे, अभी आपने देखा कि पूरा बॉलीवुड टूट पड़ा प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए। ये वही बॉलीवुड है जहां पर ब्राह्मण को लालची दिखाया जाता था, या जो है एक दूसरे समुदाय को जो है धर्मात्मा, या ये कहें दानदाता, इस तरह से दिखाया जाता था। या फिर बनिया को लालची दिखाया जाता था, उसके दरवाजे मंदिर में जो है स्वास्तिक का निशान उसकी दुकान पे होता था उसके गले पर, और उसको दिखाया जाता था कि दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान आदमी है। लेकिन एक जो पिछले 10 साल का चेंज अगर हम देखें तो फिल्म जगत में ऐसी ऐसी फिल्में बनी हैं जो सनातन को गौरवान्वित कर रही हैं, या ये फिर ये भी कहें कि ऐसे विषय जिसको आज तक किसी फिल्म जगत के कलाकार ने या निर्देशक ने या निर्माता ने छूने की हिम्मत भी नहीं की, उसको लोगों ने उठाया। और उसमें से अभी सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण अगर हम कहीं देखें तो जो गोधरा कांड पर हुई, जो 57 शहीद हुए या वीरगति को प्राप्त हुए या प्रभु ने अपने श्री चरणों में स्थान दिया, उन लोगों के लिए एक फिल्म बनी, कश्मीर फाइल्स हो गई, या फिर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। तो ऐसे में एक ऐसा अभिनेता समाज हुआ है, एक ऐसा निर्देशक समाज हुआ है, एक ऐसा निर्माता समाज हुआ है जो आज बेरोजगार हो गया है। जैसे मीडिया में कुछ लोग बेरोजगार हो गए हैं ना, कि उनको आप देखेंगे कि लगता है जैसे उनका मानसिक दिवालियापन हो गया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ कुमार वगैरह लोग हैं या फिर परसाई या पता नहीं क्या है, मैं नाम उनका नहीं यहाँ पे ले सकता। इनसे बात करो तो ऐसा लगता है कि मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। तो यही स्थिति आज की तारीख में अनुराग कश्यप जी जैसे लोगों की हुई है। और इसको बल कहां से मिल रहा है, सबसे बड़ी बात मैं यह कहूं, यहां पर बल मिलता है जब जिसका काम है ऐसे लोगों से संरक्षण दिलाना जनता का, कि या कहें जो लोगों का जिम्मेदारी है कि जनता के सम्मान को बचाना, वही संस्था जब ऐसे लोगों को सिर्फ एक एफिडेविट पे माफी मांग लेने से छोड़ देती है, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्यवाही नहीं होती है, उनके खिलाफ कोई कम्युनिटी सर्विस करने का डायरेक्शन नहीं होता है, या फिर उनके खिलाफ कोई ऐसी कदम नहीं उठाए जाते जिससे कि वो फिर से उस कदम को ना उठाएं। इस तरह से लोग जो है एक हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाते हैं, आदतन अपराधी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसे समाज को टारगेट करते हैं जिसको संविधान में कहें या विधान में कहें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या इंस्टीट्यूट, कहीं से भी प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है आज की तारीख में। क्यों? इसलिए मैं जोड़ रहा हूं कि अगर आप देखें, अगर यही बयान किसी हिंदू समाज के, दलित समाज के लिए कहा गया होता या अनुसूचित जाति के लिए कहा गया होता, तो शायद SC ST के तहत इतने मुकदमे दर्ज होते पूरे भारत में कि भागते दौड़ते सारी हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमें अब मेरी जान बचा दो, बहुत FIR दर्ज हो गई। दूसरी बात, अगर किसी शांति प्रिय समुदाय के बीच बोला होता तो इनकी गाड़ी पे इतने पथराव होते कि इनके घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भाग रहे होते। लेकिन एक ऐसे समाज को टारगेट किया है जिसको कहा जाता है कि कहीं न कहीं इंटेलेक्चुअली वो अपने पढ़ने लिखने से अपना काम रखता है, और उसका काम ही यही है कि समाज को एक दिशा देना, दशा देना, और ऐसी चीजों में जो नकारात्मक छवि रखते हैं या नकारात्मक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं देश में, समाज में या अपने समुदाय के बीच में, उन लोगों को वह जो है हमेशा से किनारे कर देता है कि चलो जी इनको छोड़ो, इनको साथ अगर उलझेंगे या कहते हैं ना कचड़े में पैर मारेंगे तो हमारे ऊपर ही आएगा। तो ऐसे कूड़े करकट को छोड़ देते हैं कि सुअर उसमें जाके मुंह मारें। लेकिन ऐसे लोगों को ब्राह्मण समाज, या ये कहें कि और समाज, मैं ब्राह्मण ही क्यों कहूं, बाकी जो हमारे दलित पिछड़े सभी लोग हैं, इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहते, क्योंकि जानते हैं कि यह एक गंदगी है समाज की, जो गाहे बगाहे जो है इस तरह से सुअरें जब उसमें लौटना शुरू करती हैं तो बदबू समाज में फैलाते हैं।
पर संदीप जी, एक तरफ वो सोशल मीडिया पर ये सब बातें लिखते हैं, फिर दूसरे पल माफी मांगते हैं, लेकिन माफी भी बड़े अंदाज से मांगते हैं कि मैंने जो कहा उसके लिए माफी नहीं मांग रहा हूं, बल्कि मेरे परिवार को इसमें मत घसीटो। आप पूरे के पूरे समुदाय को लेकर आ गए, ब्राह्मण समुदाय को आपने टारगेट किया, और अब आपको दर्द हो रहा है क्योंकि आपकी घर की महिलाओं के लिए टीका टिप्पणियां शुरू हो गई हैं। तो आपको पहले सोचना चाहिए ना कि आप क्या कह रहे हैं। आपने तो खुद इस पूरी मुसीबत को, जिसे कहते हैं, न्योता दिया। आप अपनी जुबान पर, कलम पर लगाम लगाते तो ये नौबत नहीं आनी थी। अंजू जी, सबसे बड़ी बात फिर मैं वहीं पे आ रहा हूं, ये लोग इररेलेवेंट हो चुके हैं आज की समाज में। ये चाहते हैं कुछ ऐसा बोले कि देश की मीडिया भी इनको जाने के लोग जिंदा हैं, इनकी सांसें अभी चल रही हैं, ये बताने के लिए। मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, हर संस्था में ऐसे लोग हैं। एक संस्था जिसका बहुत बड़ा सम्मान है, और आज से 10 साल पहले तो कुछ लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, उसके पास एक ऐसा हथौड़ा होता था। उसमें अब 62 साल से रिटायर होने के बाद 3 साल बाद, 4 साल बाद लोगों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और वो टीका टिप्पणी अपने पूर्व के अधिकारियों के खिलाफ करते रहते हैं। तो ऐसे हर संस्था में जुड़े हुए लोग हैं। इन लोगों को दिव्य ज्ञान रह रह के सिर्फ इसीलिए प्राप्त होता है कि किसी तरह लोग उन्हें जाने, समझें और ये कहें कि भैया कुछ रोजगार हमको भी दे दो। इस सही मामले में जो बेरोजगारी फैली है ना, ये इन्हीं लोगों के बीच फैली है। एक तो 55 वर्षीय युवा बेरोजगार है, दूसरे ऐसे लोग बेरोजगार हैं वह, जिनको मैंने बताया ना कि जो पत्रकार बेरोजगार हो गए, कुछ पत्रकारों की तो नौकरी चली गई पिछले 10 सालों में, उसी तरह ऐसे फिल्मकारों की नौकरी चली गई है। जैसे फिल्मों पे विषय पे लोग फिल्में बनाते थे, नहीं तो क्या फिल्में बनती थी भाई, यही तो बनती थी कि जितना सनातन, आपको याद नहीं है शंकर जी भाग रहे हैं जूता पहन करके, हैं, यही फिल्म बनती थी ना। बिल्कुल। सनातन का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। और दूसरे समुदाय का अगर कहीं कार्टून किसी दूसरे देश में बन जाता है तो उसके लिए सर तन से जुदा और पता नहीं क्या क्या आग लगा दी जाती है, शुरू हो जाता है। तो जानता है ये समुदाय, जो आज की तारीख में नेपथ्य में चला गया है, जिसको कोई पूछ नहीं रहा है, जो कूड़े का भाव हो चुका है, वह जानबूझ करके अपने कूड़े में आग लगा रहा है कि मेरे अंदर उठता हुआ धुआं देख करके कम से कम कुछ लोग आए, मेरे पास खड़े हो जाएं। ऐसे लोग आज की तारीख में कुछ नहीं है एक कूड़े के ढेर के अलावा। विक्टिम कार्ड खेलते हैं सर जब ये फंस जाते हैं। लेकिन मेरे को एक बात समझाइए सर, कि जब इस तरह के मामले आते हैं, आपको नूपुर शर्मा का याद होगा, ठीक है, उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, कैसे कैसे टीका टिप्पणियां नूपुर शर्मा को लेकर कही गई थी, ठीक है। उसके बाद एक के बाद एक, अभी हाल ही में इमरान प्रतापगढ़ी का एक मामला आया था सर, वो जो पोएम थी उनकी बड़ी भड़काऊ जैसी, उसको लेकर विवाद हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, किसी को बुरा लगे तो लगे। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला इस तरह का आता है और उसको सख्त सजा दी जाती है, तो बाकियों की बोलती तो बंद हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलने की आजादी है, और कुछ लोग अगर बोलते हैं अभिव्यक्ति की आजादी के तहत, तो उनको तो पूरे देश में जो बवाल मचा है उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। नहीं तो अभिव्यक्ति की आजादी कहां तक है। अभी आपने देखा था आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की पिटाई हो गई थी। कुछ लोगों ने घुस करके उसके चेंबर में जूतों मारा था। कल को ये 2-3 जो भूख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इनके पास कोई जा करके अच्छे से सेवा करके आ जाए और कल को कहे हमारी भी भाई फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमने अपना जूते से विरोध दर्ज कराया है, तो क्या ऐसी चीजों को सपोर्ट किया जा सकता है? ना देश का न्याय व्यवस्था इस चीज को सपोर्ट कर सकती है, ना सामाजिक ताना बाना इस चीज को सपोर्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है संरक्षित करने की, लोगों को देखना होगा कि आप एक ही तराजू से सबको तौलेंगे तभी तो न्याय माना जाएगा। नहीं तो किसी एक सेट के लिए फार्मूला 1, दूसरे सेट के लिए फार्मूला बी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आपको याद होगा कि जब मैं थोड़ा सा उदाहरण डेविएट कर रहा हूं विषय को जी, न्यायालय भी मुझे ऐसा लगता है कि डरती है, साफ साफ मैं कह रहा हूं, और उसको रिलेट कर रहा हूं आपको राम मंदिर का जजमेंट आने के पहले का फैसला। जब राम मंदिर का फैसला आने वाला था तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी सुप्रीम कोर्ट गए थे और चीफ जस्टिस से मुलाकात करके उन्होंने एक स्थिति बताई थी कि क्या है हमारे राज्य की स्थिति। क्यों? क्योंकि राम मंदिर के फैसले से पक्का था कि हिंदू समाज तो उपद्रव करने नहीं उतरता रोड पे। जिसके बारे में डर था पहले, उससे न्यायालय संतुष्ट हुई, क्योंकि न्यायालय को पूरा भरोसा था कि अगर उसके खिलाफ इस तरह का फैसला जाएगा तो ये शांत नहीं बैठेंगे।
और यही स्थिति होती है जब अदालत के सामने कोई मामला कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी के लिए जाता है, तो ए के लिए दूसरा फार्मूला होता है, बी के लिए दूसरा। क्योंकि नुपुर शर्मा वाला आप देखिए, अथाह बातें बोली गई। ये बात अलग है कि वो ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं था, ऑर्डर शीट में कुछ नहीं आया था, और क्योंकि अब लाइव स्ट्रीमिंग होती है, वेबएक्स ऐप के जरिए सबको मौका मिलता है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो अदालत ने जो कुछ भी नुपुर शर्मा के लिए बोला वो सब पब्लिक डोमेन में आ गई बात जो है, लेकिन ऑर्डर शीट में कुछ नहीं आया। लेकिन बात यह है कि अगर नुपुर शर्मा के लिए इतनी सारी बातें बोली जा सकती हैं, तो क्या इन लोगों के लिए, इन सिरफिरे लोगों के लिए इस तरह से सॉफ्ट हर्ट दिखाया जा सकता है? क्या कोमल हृदय दिखाया जा सकता है? और कोमल हृदय आप दिखा करके क्या करना चाहते हैं? कहीं न कहीं ऐसे लोगों के साथ आप कुठाराघात करते हैं जो इस देश का संविधान मानते हैं, जो इस देश का कानून मानते हैं, और जो ये मानते हैं कि हमारे लिए हमारे देश का संविधान ही सबसे ऊपर है, न कि हमारा अपना व्यक्तिगत धर्म या मेरा व्यक्तिगत संप्रदाय या मेरी व्यक्तिगत जाति। सर, अभी आपको याद दिलाऊं कि वो जो तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन, उनका बेटा है उदयनिधि स्टालिन, उसने क्या कहा था हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं को लेकर? डेंगू और मलेरिया का मच्छर बताया था, जैसे मच्छरों को मार दिया जाता है वैसे सनातन को खत्म कर देना चाहिए। अभी हाल ही में उन्हीं की पार्टी के एक मंत्री है के पोन मुड़ी, इन्होंने क्या कहा था? वो जो तिलक है उसकी तुलना किससे कर दी थी? पार्टी से उनको पद से हटाया गया, लेकिन मंत्री तो वो बने रहे। अभी चेन्नई हाईकोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। आप उदयनिधि मारन की बात, उदयनिधि स्टालिन की बात देख लीजिए, कितने दिनों बाद नोटिस गया था सुप्रीम कोर्ट से उसको। क्या वो भड़काऊ बयान नहीं था? क्या वो हेट स्पीच नहीं थी? उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अगर की जाती 10 दिन के अंदर, तो एक नजीर तो बनता। बाकी लोग सनातन के खिलाफ या किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोचते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ लोगों को तो लताड़ लगा देता है, रिकॉर्ड में वो लताड़ नहीं डालता, लेकिन वर्बल इतना सुना देता है कि जगह जगह उसकी चर्चा होती है। और कुछ लोगों के लिए ठीक है, एक नोटिस भेज दिया, 6 महीने के बाद आ जाएंगे, पेश हो जाएंगे। देखिए अंजू जी, बहुत व्यापक स्तर पे बेरोजगारी फैली है, बहुत व्यापक स्तर पे। और वह व्यापक स्तर की बेरोजगारी मैं सिर्फ जो 3 संप्रदाय हमने गिना दिया कि भाई अधिवक्ता हो गए, राजनेता हो गए, पत्रकार हो गए, इन्हीं में नहीं, सब जगह फैली हुई है। आप एक बात बताइए, जहां पर 45 करोड़ 50 करोड़ लोग आके जिस राज्य में सिर्फ नदी में स्नान कर रहे हैं, सिर्फ नदी में इसलिए कह दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेरा गंगा या यमुना के लिए सम्मान नहीं है, लेकिन होता क्या, एक बात ही तो लेते हैं, लेकिन आस्था उनकी जगी है। अयोध्या, मथुरा, काशी, इन सब जगहों में पब्लिक पूरे विश्व से आ रही है। आज टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिनको कहा जाता था, वहां के होटल खाली पड़े हुए हैं। होटल टूरिज्म की जगह रिलीजियस टूरिज्म जो है अपने टॉप लेवल पे चल रहा है। अयोध्या में दिन भर में कम से कम 8 से 10 फ्लाइटें लैंड करती हैं और टेक ऑफ करती, मतलब 16 फ्लाइटें। काशी में गिनती नहीं है। गोरखपुर जैसी जगहों में गोरक्षनाथ मंदिर के दर्शन करने लोग पहुंचते हैं। तो एक जो आस्था का सैलाब उमड़ा है, और इससे जो अर्थव्यवस्था में तेजी आई है, इससे ऐसे लोग जिनको लगता है कि अगर इन सब चीजों के करने से सनातन जग गया और सनातन अपने को मजबूत कर ले गया, खास करके इस अर्थव्यवस्था से जोड़ करके ले गया, धर्म और अर्थव्यवस्था दोनों हमारी इंटरकनेक्ट हो गई हैं। मैंने इसीलिए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री भी बेरोजगार हुई है। आखिर आज फिल्म शिवाजी पे क्यों बन रही है, संभाजी पे फिल्म क्यों बन रही है? क्यों? क्योंकि आज उन्हें पता है कि अगर कोई 40 साल 50 साल का कलाकार नंगा होकर के घूमेगा या चित्रपट पे नंगे दिखाएगा तो उसे कोई देखने नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो एक कम बजट की भी फिल्म लेके आएगा जिसमें बताएगा कि 5000 साल पहले तुम क्या थे, 7000 पहले तुम क्या थे, तुम्हारी जड़ें क्या हैं, ऐसा नहीं है कि भारत 1947 में एक वकील साहब से पैदा हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को तो लगता है कि भारत पैदा ही हुआ आजादी जिस दिन हुई। भारत आज पैदा नहीं हुआ है, भारत 70 साल पहले नहीं पैदा हुआ है। लेकिन यह नरेटिव गढ़ा गया कि तुम तो गुलामी से ही निकले हुए हो। नहीं तो शिवाजी जैसी फिल्में अगर हमें दिखाई जाती तो आज हमारे युवा से पूछिए अगर, तो मुगल सल्तनत की पूरी पीढ़ी गिना देगा। लेकिन शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था, शिवाजी के बच्चे का नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह के बेटे का क्या नाम था?
किसी को नहीं पता है। बिल्कुल। आखिर हम कब जान पाए कि हमारे गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी, जोरावर सिंह, फतेह सिंह ने कुर्बानी दी थी, शहीद बाल दिवस कब हुआ? आखिर ये सब चीजें क्या थी, हम लोगों को बताया जाना चाहिए था। हमारे नीति निर्देशक तत्व में, संविधान में लिखा गया था कि ऐसी बातें जो राष्ट्रीय स्वाभिमान को बढ़ाएं, हमारे अंदर एक चेतना जगाएं, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाएं, उनका बढ़ावा किया जाना था। लेकिन उसको नीति निर्देशक तत्वों में इसलिए डाल दिया गया क्योंकि ये करना ही नहीं था। ऐसे लोग थे जिनको यह दिखाना था कि आप गुलामी की मानसिकता में पड़े हो, आप गुलाम हो, और हम ही आए हैं जो तुमको गुलामी से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि 60 साल तक वो गुलामी से बाहर नहीं निकाल पाए, और चाहते थे कि आगे भी अगले 60 साल तक लोग गुलाम बने रहें। उसी गुलामी का नतीजा था कि कुछ लोग, अब ज्यादा व्यक्तिगत टिप्पणियां करना मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, लेकिन अनुराग जैसे लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं, हर विभाग में पड़े हुए हैं, हर अंग में पड़े हुए हैं, सरकार के हो गए, मीडिया के हो गए, फिल्म जगत के हो गए, सभी जगह है। पर संदीप जी, अगर हम टीका टिप्पणियों की बात करें, किसी पर्टिकुलर समुदाय के लिए, किसी की जमात के लिए हेट स्पीच की बात करें, ये तो एक अलग विषय। लेकिन आप ये देखिए कि आजकल सुप्रीम कोर्ट किस तरह से कटघरे में खड़ा है कि देश के उपराष्ट्रपति को बताना पड़ता है कि आपको अधिकार नहीं है राष्ट्रपति को निर्देश देने का, नोटिस भेजने का, राज्यपाल को नोटिस भेजने का। ये काम भी हमारा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और फिर जब उपराष्ट्रपति ने एक तरह से नसीहत दी सुप्रीम कोर्ट के जजों को, तो आप देखिए हमारे देश के जो वरिष्ठ वकील है कपिल सिब्बल, वो कैसे तिलमिला गए। उन्होंने उल्टे सवाल दाग दिए उपराष्ट्रपति से। ये हो क्या रहा है? इतनी ज्यादा असहिष्णुता सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जजों में कहां से आ रही है और क्यों आ रही है? मैं सोशल मीडिया के कमेंट भी अंजू जी पढ़ रहा हूं। ऐसा दिखाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी राष्ट्रपति जी की। एक तरफ अगर मैं दूसरी तरफ खड़ा हो जाऊं, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, एक तरफ अगर मैं दूसरी तरफ खड़ा हो जाऊं तो मुझे भी लगेगा कि तो बहुत अच्छा किया, राष्ट्रपति भी तनख्वाह लेता है, सरकारी आवास में रहता है, बिना पैसे के रहता है, और रिटायर होने के बाद भी उसको आवास मिलेगा, तो उससे तो सवाल पूछना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। बहुत सही बात है। लेकिन राष्ट्रपति जो है सरकार का मुखिया नहीं है। हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में चल रहे हैं। हमारा राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर नहीं है। हमारे यहाँ जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की फिक्स की गई है। अगर आपको राष्ट्रपति तक कोई भी बात पहुंचानी है तो प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के थ्रू पहुंचाएंगे। और हमारे राष्ट्रपति को एक तरह से कहें, पूरी तरह से जो फ्रीडम दी गई है उसके पीछे लॉजिक यही था कि कम से कम सरकार में एक व्यक्ति को ऐसा रखा जाए जिसको जो है कम से कम कोर्ट कचहरी या कहीं से भी इम्यूनिटी मिली हो। नहीं तो प्रधानमंत्री को तो सम्मन कर सकता है। आपको याद होगा जैन हवाला कांड में जो है नरसिम्हा राव जी को कोर्ट ने सम्मन किया था और विज्ञान भवन में सुनवाई हुई थी। तो लेकिन यह इम्यूनिटी राष्ट्रपति को इसीलिए दी गई है क्योंकि राष्ट्रपति जनता द्वारा डायरेक्ट चुन के नहीं आता है और संविधान में उसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स भी नहीं की है। हमारे सरकार का मुख्य जो है प्रधानमंत्री है और उसके लिए हाउस ऑफ द कॉमन या कहें लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी है। और आप देखती हैं सुबह से लेकर शाम तक लोकसभा में कितनी खिंचाई होती है सरकार की। इससे ज्यादा जवाबदेही क्या चाहिए? एक बिल जो उसे पास कराना है रात 3-3 बजे तक बहस होती है, यह अकाउंटेबिलिटी तो है। और अगर एक बिल भी फेल कर जाए तो प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ता है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी कोई बिल लोकसभा में फेल कर गया तो मान लिया जाता है कि अविश्वास हो गया जनता का उस सरकार के प्रति। तो जवाबदेही राष्ट्रपति की नहीं है हमारे संवैधानिक ढांचे में। हमारे संवैधानिक ढांचे में हमारे माननीय न्यायाधीशों को समझना चाहिए था कि जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की है। अगर कैबिनेट की होती नहीं होती तो बात अदरवाइज होती, क्योंकि वर्ड ही स्टार्ट होता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड शैल बी रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो राष्ट्रपति जी को आप एग्जीक्यूटिव के तौर पे नहीं दे सकते। राष्ट्रपति जो है लेजिस्लेटिव का हेड है, संसद का हेड है। वो लोकसभा और विधान राज्यसभा के ऊपर जब बैठता है तो दोनों का सदन का सदस्य तो नहीं होता है। लेकिन जब कहते हैं हम विधायिका, तो विधायिका 3 लोगों से मिलकर बनती है, उसको कहते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पर संदीप जी,
अभी जिस तरह से एक के बाद एक करके टीका टिप्पणियां हो रही हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, बहुत से लोगों को लगता है कि बड़ा अच्छा किया, अभी एक हफ्ते के लिए टल गया है। लेकिन उस दौरान भी तो आप देखो ना, किस तरह से भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कहता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता किस तरह की बातें कर रहे हैं, उनका महासचिव तो कह रहा है हमारे लिए तो शरिया सबसे पहले है, बाद में आता है देश का संविधान, वो झारखंड का एक मंत्री है, वो ये सारी बातें कर रहा है। तो इनके ऊपर भी तो लगाम लगनी चाहिए। यही तो वो लोग हैं जिन्होंने भड़काया वक्फ को लेकर, और उसके बाद बंगाल में क्या तमाशा हुआ ये हम सबने देखा। राज्यपाल महोदय बंगाल के वहां पीड़ित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। तो ये जो हेट स्पीच है, इसको तो कहीं ना कहीं लगाम कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि अगर वो इलाहाबादिया जाएगा तो उसको थोड़ी सी डांट लगाकर पुचकार कर कुछ दिन ठंडे बस्ते में मामला डालकर छोड़ दिया जाएगा। वो जो कामरा है वो जाएगा तो वो बड़बड़, जिसने शिंदे के खिलाफ एक कविता लिखी थी कि मैंने नाम नहीं लिखा लेकिन बोला सब कुछ शिंदे के खिलाफ, उसको भी एक तरह से छोड़ दिया गया। अभी उसका मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया। तो जहां पर हिंदुओं को गाली निकाली जाती है, सनातन को गाली निकाली जाती है, वहां पर सब कुछ आराम से हो जाता है। देखिए, अगर एक अधिवक्ता के तौर पे हमसे पूछेंगी तो मैं तो कहूंगा कि न्यायालय के सामने हर मामले में उसके तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार माननीय न्यायालय निर्णय करती है या कोई भी फैसला लेती है। लेकिन अगर एक आम नागरिक के तौर पे पूछेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी बहुत ही निराशा होगी, क्योंकि अगर ऐसे डिफरेंट सेट्स ऑफ फार्मूला होंगे डिफरेंट पीपल के साथ ट्रीट करने के लिए, तो एक असंतोष तो जनता के बीच होता ही है। और वह असंतोष ही है कि आज देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था, जो 60 साल 70 साल में कभी कहा जाता था कि देश में हर किसी का व्यक्ति का विश्वास जो है न्यायपालिका के प्रति है, वह विश्वास जो है कहीं टूटा है और लोगों की भड़ास भी निकल रही है। नहीं तो लोगों के अंदर ऐसे हिम्मत आ गई है कि कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं, कोठा जैसा शब्द लिखा जा रहा है। आप ये हैशटैग चल रहा था, हैशटैग चल रहा है, बताइए हैशटैग चल रहा है। कितनी शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए सर। इस जो एक लोकतांत्रिक देश है, वहां के सुप्रीम कोर्ट को लेकर लोग ऐसा लिख रहे हैं, तो ये तो समझना जरूरी कि क्यों लिख रहे हैं, कौन से ऐसे हालात है जिन्होंने उनको मजबूर किया कि वो सुप्रीम कोर्ट पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए, मैं बड़े अदब के साथ उस फायरमैन के लिए जो आग बुझाने के लिए आग में प्रवेश करता है, पूरे सम्मान के साथ उसके लिए कह रहा हूं, क्योंकि जो आग बुझाने वाला व्यक्ति होता है वो पूरी जिंदगी केवल और केवल ईमानदारी से नौकरी करता है, क्योंकि उसके पास ये अवसर नहीं होता है कि चौराहे पर खड़े होकर के ट्रक वालों से वसूली कर ले या ट्रैफिक किसी से वसूली कर ले, या फिर थाने वाली भी प्रैक्टिस उसकी नहीं होती है कि किसी थाने में बैठा हुआ है किसी के खिलाफ डिस्चार्ज लगा दे या फिर चार्ज फाइनल रिपोर्ट फाइल कर दे। ये सब अधिकार फायर पुलिस के पास नहीं होते हैं। फायर पुलिस एक ऐसी पुलिस होती है जो समाज से कटी होती है, लेकिन आग लगती है तो सबसे पहले भागती है बुझाने के लिए, और उस बुझाने में उसको पता होता है कि उसकी हाथ भी जल सकता है, उसकी जान भी जा सकती है, और उसके ऊपर चोरी का भी इल्जाम लगाया जा सकता है। तो जब उसका सिपाही, ये बड़ी मार्मिक तरीके से उसने कहा था, महात्मा गांधी चल रहे हैं, उसको ये नहीं पता था कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको ये नहीं पता था कि मैं कल को मेरी बात वायरल हो जाएगी। उसने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी कि जिस महात्मा गांधी की एक 500 रुपए की नोट कमाने के लिए हम आग के सामने अपनी जान को बाजी लगा देते हैं, वो नोट यहाँ पड़ी हुई मिल रही है। और हम लोगों को कुछ लोग इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि इस मामले को दबा दो। उसका गुस्सा उन सभी लोगों के लिए था जिन लोगों ने कहा, या ये कहिए जिन लोगों ने उसका वीडियो आग बुझने के बाद बनाने दिया। आग लगी थी, जिस समय आग पीक पे रही होगी उस समय भी तो वीडियो कुछ लोग बनाए होंगे, लेकिन वो सब वीडियो क्यों नहीं आए? तो उसको लगा होगा कि जैसे किसी ने वीडियो बनाया होगा, किसी ने आके बोला होगा नहीं वीडियो नहीं बनाना है, ये सब चीजें नहीं जानी चाहिए। तो उसे लगा होगा कि हम किस जगह पे आए हुए हैं, क्या धरती का नरक यही है? इससे बड़ा क्या हो सकता है? वो पीड़ा थी उसकी, उस सिपाही की वो पीड़ा थी या फायरमैन की, नहीं तो इस तरह से शब्द नहीं निकलते किसी के। और वही चीज है कि आज लोग इतना बोल रहे हैं, लेकिन आप देखिए कहीं से भी न यूट्यूब पे सेंसर गया, न फेसबुक पे सेंसर गया, न गूगल पे गया। किस मुंह से वो संस्था किसी को रोके, मैं ये पूछ रहा हूं। उस संस्था के मुंह पे ऐसी कालिख लगी हुई है कि वो हिम्मत ही नहीं कर पा रही है कि हम सेंसर करें कि गूगल कल से सुप्रीम कोर्ट हैशटैग में कुछ नहीं लिखा जाएगा, इसको सेंसर करो। कल से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा जाएगा, यूट्यूब इसको सेंसर करो। हिम्मत ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मिसमैनेज किया चीजों को,
माना कि हो सकता है कि जस्टिस वर्मा जी निर्दोष होते, लेकिन अगर चीजों को तरीके से हैंडल की गई होती तो शायद लोग जस्टिस वर्मा को अगर दोष भी देते तो यही देश की जनता कहती नहीं, हो सकता है न्यायाधीश ने पक्ष में फैसला न दिया हो, किसी ने फंसा दिया हो। लेकिन जिस तरह से मिसमैनेज की गई चीजें, उससे अगर उन निर्दोष भी हैं तब भी सबकी सुई कहीं न कहीं एक संस्था के ऊपर जाती है जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी इस घटना को तरीके से हैंडल करने की, या ये कहें कि रीजनेबल मैन की तरह से हैंडल करने की। यही पीड़ा आम आदमी की ही तो झलक रही थी ना उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की बातों में। ट्रेनीज जो थे जिनको वो संबोधित कर रहे थे ना, कितने विस्तार से उन्होंने कहा कि हफ्ता लग गया ये खबर बाहर आने में कि फलाने जस्टिस के घर से जले हुए नोट मिले। हफ्ता लग गया, किसने उस खबर को दबाया? और जब वो मामला सामने आया तो भाई इम्यूनिटी जजों को नहीं मिली है, उनके खिलाफ तो एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। क्यों दर्ज नहीं हुई? ये सवाल तो पूछ रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है। 3 जजों की कमेटी क्या कर रही है आज तक? आपको या मुझको पता है? आप तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं सर, आपको पता है कि 3 जजों की कमेटी की फाइंडिंग्स क्या है? अभी तक 1 महीना गुजर जाने के बाद किसी को नहीं पता। तो फिर दोषी कौन हुआ सर? मैं और आप नहीं हुए ना। दोषी तो फिर वही लोग हुए जिन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की, ट्रांसफर करके उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको लगा उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा दी। अंजू जी, मैं एक कानून के विद्यार्थी के रूप में बताऊं आपके दर्शकों को, जब बच्चा लॉ में एडमिशन लेता है या एलएलबी की पढ़ाई करने जाता है, पहले ही दिन उसे लैटिन मैगजीन पढ़ाई जाती है, नेमो जुडेक्स इन काजा सुआ, जिसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। तो अब अपना ही मामला है और ऐसे ऐसे कानून गढ़ लिए गए हैं जिसको विधायिका ने कभी पास भी नहीं किया, जब भी जिसके ऊपर कभी कोई चर्चा भी नहीं हुई, जिसे न कभी राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, न कभी प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोई ऑफिस ऑर्डर निकाला, न अध्यादेश निकाला, अपने के लिए, अपने को सुरक्षित करने के लिए निकालते चले गए। और आज उसी का नतीजा है कि इतना लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। नहीं तो क्या दिक्कत थी एक पुलिस का अधिकारी अगर जांच कर लेता? मैं तो कह रहा था, मैं तो पहले से कह रहा हूं, अगर जांच करानी थी, आपको लगता है कि कहीं से कोई दिक्कत थी, तो सील बंद लिफाफे में जांच हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन आपको तो बस अपने ही मामले में, मतलब जांच भी वही करेंगे, न्यायाधीश भी वही बनेंगे, पैरवी भी वही करेंगे, सब कुछ वही कर लेंगे, और सब कर लेने के बाद जनता को अभी तक बताएंगे भी नहीं कि क्या हो रहा है। तो जनता के अंदर गुस्सा जो होता है, अगर देश का सबसे बड़ा गार्जियन नंबर 2 नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मजबूरी है राष्ट्रपति जी की भी, क्योंकि राष्ट्रपति जी के बाद जो है देश में कोई नहीं है। सी इज द फर्स्ट लेडी, सी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अगर वह इस मामले को उठा देंगी तो शायद कुछ बचेगा नहीं कहने के लिए। राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं। उपराष्ट्रपति जी की एक खासियत ये भी होती है कि वह राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो राज्यसभा जब उपराष्ट्रपति कहते हैं तो समझिए यह दृष्टिकोण देश की राज्यसभा का है, और राज्यसभा मतलब संपूर्ण भारत के ऊपरी सदन का, यह उच्च सदन का यह दृष्टिकोण है। और ऐसे मामले में मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अपने 60 साल 70 साल की जो गरिमा है उसको बचाने के लिए देश के सबसे बड़े संस्थान को आगे आना चाहिए और ट्रांसपेरेंट वे में जनता को दिखा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर कोई आज इस बात की परवाह नहीं कर रहा है कि कल मेरे खिलाफ क्या होगा, क्योंकि सबको पता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा होती है। लेकिन खुल के लोग बोल रहे हैं क्या होगा, जेल ही तो जाएंगे ना, कम से कम हम सिस्टम सही करके जाएंगे। सिस्टम सही भी नहीं कर पाए तो कम से कम हमारे जेल जाने से कम 10 लोगों के अंदर ही अलग तो जगेगी कि इसके खिलाफ आवाज उठाना है। नहीं तो ऐसे लोग जो कभी न्यायपालिका के खिलाफ बोलते नहीं थे, आज वो खुल के बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिनका नाम आपने लिया, जिनकी बात आपने शुरू की, अनुराग कश्यप जैसे लोगों से, इन लोगों को भी एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए कि भाई सारे नागरिक देश के एक बराबर हैं। और अदालत का एक कड़ा संदेश जाना चाहिए कि भाई हर किसी का सम्मान है। माना कि किसी के लिए देश में संवैधानिक सिस्टम बन गया कि एक SC ST एक्ट पास हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके खिलाफ, जिसके लिए नहीं पास हुआ है उसका कोई अधिकार ही नहीं है, उसका कोई मौलिक अधिकार ही नहीं है, उसका कोई सम्मान ही नहीं है। बिल्कुल, ऐसे लोगों के लिए एक सख्त संदेश सुप्रीम कोर्ट से जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ फिर सवाल वही है कि सुप्रीम कोर्ट को कम से कम अब जब इतना हो हल्ला मचा हुआ है,
तब कहीं जब उपराष्ट्रपति ने भी सवाल उठा दिए, तब कहीं ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए सर। कम से कम एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और ये बताया जाना चाहिए कि 3 जजों की कमेटी ने अब तक अपनी जांच पड़ताल में क्या पाया। ये तो लोगों को पता चलना चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, पल पल की खबर लोग जानना चाहते हैं, तो कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाकर बुलाकर बताया तो जा सकता है कि जांच पड़ताल कहां तक पहुंची। जब तक ये काम नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट से, मुझे नहीं लगता कि जो बहस शुरू हुई है या जिस तरह की मुहिम या प्रोपेगेंडा या एजेंडा इस वक्त सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, ये थमने वाला है। तो इस बारे में भी हमारे मिलॉर्ड्स को, महामहिम को, माननीयों को सोचना चाहिए। इट्स हाई टाइम। आपने सर समय निकाला, बहुत ही विस्तार से बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी संदीप जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम मंजू जी, जय श्री राम।